महाराज सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन पोईसर जिम खाना का ये बहुत आगे सिलसिला पहुंच गया है। तो उसके पहले हम तमाम जो रीडेवलपमेंट में हाउसिंग सोसाइटी में जो जो चीजें लगती है वो सब बात करेंगे आज हम। रीडेवलपमेंट में सबसे पहले होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होना जरूरी है, और हाउसिंग सोसाइटी होना जरूरी। उसके बाद आपको उसके पहले यदि आप रीडेवलपमेंट में या सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है कन्वेंस या डीम कन्वेंस की, वो लेना जरूरी है। वो आपको बताया जाएगा, यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। उसके बाद का प्रोसेस होता है, आपने कन्वेंस ले लिया एजीएम या फिर एसजीएम में रेजुलेशन पास किया आपने की फॉर रीडेवलपमेंट बिल्डर के थ्रू, तो उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको सबसे पहले आपको कितना एरिया मिलेगा, कहाँ कितना एरिया मिलेगा, कौन सा डीसीबीआर कनेक्ट करेगा, आपको क्या फायदे होंगे, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है वो बताएंगे आपको आर्किटेक्ट बताएंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसी होती है, पीएमसी का रोल क्या होता है वहां पे। तो ये इसके बाद आपको लगेगी जब डेवलपर अपॉइंट करेंगे टेंडर के थ्रू या विदाउट टेंडर, तो उसमें सबसे पहले जो गाइडलाइंस होती है 79A गाइडलाइन गवर्नमेंट की, वो बनाई गई है सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए। एक जमाना था आज से 10 साल 15 साल पहले, हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी के कुछ एक सोसाइटी के लोग मैनिपुलेशन हो जाते थे और डेवलपर के साथ मैनिपुलेट कर देते, इसी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। इसलिए सभी सोसाइटी के मेंबर्स को मौका मिले और सभी ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए 79A की गाइडलाइन है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। 79 के बाद आता है आपका गठबंधन एग्रीमेंट, डीए डेवलपमेंट एग्रीमेंट, और प्री ट्रिपल ए कितना इंपॉर्टेंस होता है, वो कैसे बनता है हमारे एडवोकेट बताएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपर का। यदि आप रीडेवलपमेंट में जा रहे हो बिल्डर के थ्रू, तो रीडेवलपमेंट का रोल कैसे होता है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है, क्या क्या आप गाइडलाइन देखें, तो वो डेवलपर बताएंगे यहाँ पे। और काफी सारे विषय पे हम बात करेंगे, गौतम सर जीआरएस पे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि कन्वेंस और डीम कन्वेंस की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमारे महासेवा के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नरेश भाई को इनवाइट करता हूं। नरेश भाई प्लीज वेलकम सर। आज का विषय जो मुझे दिया हुआ है, कन्वीनियंस एंड डीम्ड कन्वीनियंस। मेरा नाम नरेश भाई, मैं एडवोकेट एंड महासेवा के साथ जुड़ा हूँ। अब कन्वीनियंस मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वीनियंस क्या है? कन्वीनियंस मतलब कि जमीन का मालिकाना हक, जमीन का मालिकाना हक जो है, जो फ्लैट धारक है उसका हक है फ्लैट खरीदने पर, तो वो ट्रांसफर करने का एक प्रक्रिया है। सो ये ट्रांसफरिंग द टाइटल, जो टाइटल जो ट्रांसफर करना है तो उसको कन्वीनियंस बोलते हैं, मराठी में अभिहस्तांतरण बोलते हैं, सेल डीड भी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। सो मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, जो जमीन का मालिकाना हक है वो सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। जो बिल्डिंग का हक है, या अगर समझो वहां पर कुछ कॉमन एमिनिटीज दिया है, गार्डन दिया है, क्लब हाउस दिया है, स्विमिंग पूल दिया हुआ है, तो वो ट्रांसफर करने का जो है बिल्डर का एक ऑब्लिगेशन है। अब इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक तो आपको लीगल एंट्री बना, मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एंट्रीज करना है कि आप अपना जमीन का मालिक हो करके। वो किस प्रकार से किया जाता है? अगर आपके नाम पे कन्वीनियंस डीड रजिस्टर होता है तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में एक रजिस्ट्रेशन अग्रीमेंट हम रजिस्टर करते हैं, कन्वीनियंस डीड रजिस्टर करते हैं, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एंट्री आ गया। सेकेंड एंट्री आता है कि जमीन का मालिक कौन है करके एक रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं, जहां पर 7/12 बोलते हैं। कोई जगह पर जहां पर अगर समझो सीटीएस हुआ है तो वहां पर सिटी सर्वे ऑफिस या सीटीएस नंबर बोला जाता है। पहले जो है जमीन जो जाना जाता था सर्वे नंबर और हिस्सा नंबर से, आज जो है अलग अलग वेरियस टाउन प्लानिंग स्कीम है, टाउन प्लानिंग नंबर 1, 2, और जहां पर सीटीएस हुआ है सीटीएस नंबर से। तो इस प्रकार से अलग अलग नंबर से जाना जाता है, तो वहां पर भी आपको अपना नाम दर्ज करना रहता है। देन टू हैव फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल, क्या जब तक हमारे पास कन्वीनियंस नहीं है तो एंटायर लैंड एंड बिल्डिंग को क्या हम सेल कर सकेंगे? क्या हमने फ्लैट खरीदा हुआ है, वी हैव परचेज द फ्लैट, बट विदाउट हैविंग द टाइटल, जहां पर मेरे नाम पे मेरा जमीन मेरे नाम पे न होते हुए, क्या मैं कोई अगर हमारा बिल्डिंग और जमीन को कोई परचेज करना चाहता है तो क्या हम उसको बेच सकते हैं क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास टाइटल नहीं है, हम उसका ओनर कहलाए नहीं।
अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनके पास कितना जन को ये जानकारी थी कि हमने फ्लैट खरीदा तो जमीन हमारा होना चाहिए करके? कितने जन के पास जानकारी थी? आई मीन कुल मिला के 4 से 5 या 10 जन के पास होगा। बट ये जब फ्लैट आपने खरीदा तो आपके पास ये जानकारी भी नहीं थी कि जमीन हमारा होना चाहिए करके, राइट? सो कमिंग बैक टू, जब तक आपके पास कन्वेंस नहीं है, आपके पास फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल नहीं है। फ्लैट आपने खरीदा है, आप फ्लैट बेच सकते हो, फ्लैट मॉर्गेज कर सकते हो, बट इन केस ऑफ मेजर रिपेयर्स, बिल्डिंग में अगर समझो कोई अगर मेजर रिपेयर आ गया कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे, रीडेवलपमेंट दूसरी बात है, बट अगर समझो कि अगर उसको मरम्मत करना है या अगर रिपेयर करना है तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है, तो कोई अपना फ्लैट तो मॉर्गेज करेगा नहीं। इंडिविजुअल मेंबर, सोसाइटी का जमीन आपको मॉर्गेज करके लोन रेज करना पड़ेगा, ये एक वे है। दूसरा हो सकता है कि मेंबर्स कंट्रीब्यूट करें। दीज आर ऑल द ओनली 2 ऑप्शन। तो अगर आपके पास फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल है तो आप जमीन मॉर्गेज कर सकते हो और लोन रेज कर सकते हो बैंकों से और अपना बिल्डिंग का मरम्मत करा के ले सकते हो। सो ये भी एक जरूरी है टू हैव फ्री एंड मार्केटेबल टाइटल। अब मार्केटेबल टाइटल नहीं है तो क्या आपका रीडेवलपमेंट पॉसिबल है? क्या मार्केटेबल टाइटल नहीं है तो रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? कि जमीन किसी और के नाम का है, किसी और का जमीन के ऊपर किसी और का टाइटल है, उसका जमीन के ऊपर आपका बिल्डिंग खड़ी है, जब तक वो जमीन हस्तांतरण नहीं होता है सोसाइटी के नाम पे, किसी और का जमीन के नाम पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। जब आपका कन्वीनियंस पहले होना चाहिए तो उसके बाद ही आप अपना रीडेवलपमेंट का उस जमीन के ऊपर बांधकाम कर सकते हो। सो नाउ एडवांटेजेस क्या है इसका? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है, ऑल कमर्शियल बेनिफिट्स। ऑल कमर्शियल बेनिफिट्स, जब आपका बिल्डिंग बना तो एक एफएसआई के साथ बना होगा या 1.33 एफएसआई 1.33 एफएसआई के साथ आपका बिल्डिंग बना होगा। आज जो बिल्डिंग यहाँ पर 3 एफएसआई कोई जगह पर, डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डिंग आपका प्लॉट कहाँ पर है उसके बेसिस के ऊपर आपको एफएसआई मिल रहा है, वो एडिशनल एफएसआई के लिए आप हकदार हो। ये बेनिफिट है कमर्शियल बेनिफिट। इसके अलावा क्या बेनिफिट है? देन प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है, सो उसके लिए आप हकदार हो। सो यू आर एंटाइटल फॉर द वैल्यू, एप्रिसिएशन हुआ है तो वो आपका है। लोन कैन बी रेज्ड, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। लोन कैन बी रेज्ड, जब आपका कन्वीनियंस है तो आप लोन रेज कर सकते हो। देन बैलेंस एफएसआई कैन बी रिटेन्ड, जो आज एडिशनल एफएसआई वहां पर अक्रू हुआ है जमीन के ऊपर तो वो आपका है, आप रिटेन कर सकते हो। देन परमिशन फॉर रीडेवलपमेंट इज पॉसिबल, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है कि जब तक आपके पास कन्वीनियंस नहीं है तो रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो ये एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस, जब तक आपके पास कन्वीनियंस नहीं है आप मॉर्गेज नहीं कर पाओगे। एफएसआई आपका भले उसके अंदर अक्रू हुआ है तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, आप रीडेवलपमेंट नहीं कर सकोगे, सो मॉर्गेज नहीं कर सकोगे। सो दीज आर ऑल दी डिसएडवांटेजेस। अब तो कन्वीनियंस किस किस चीज का होता है कि जमीन मालक जो है, अगर आपका बिल्डिंग का जमीन मालक कोई और है, बिल्डर कोई और है, तो जमीन जो है हस्तांतरण करना चाहिए लैंड ओनर, एंड बिल्डर जो है बिल्डिंग को कन्वे करना चाहिए। अब कन्वीनियंस किस प्रकार का हो सकता है? फ्री होल्ड लैंड का भी हो सकता है और लीज होल्ड लैंड का। जहां जहां पर अगर समझो लैंड ओनर के पास लीज होल्ड कन्वीनियंस था तो ही हैज टू कन्वे लीज होल्ड कन्वीनियंस। जो अगर रिमाइंडर पीरियड है, उनके पास 99 ईयर्स का लीज था, उन्होंने बिल्डिंग का बांधकाम करवाया बिल्डर को अपॉइंट करके, रिमाइंडर पीरियड के लिए आपका सोसाइटी के नाम पे कन्वीनियंस होगा एंड उसको जो ओरिजिनल लीज का टर्म्स है उसके मुताबिक फिर रिन्यूअल वगैरह होते रहेगा। सो जहां पर फ्री होल्ड लैंड है वहां पर फ्री होल्ड मिलना चाहिए, जहां पर लीज होल्ड लैंड है तो लीज होल्ड हक आपको मिल जाएगा। तो कौन सा मेथड है कन्वीनियंस लेने के लिए? कौन सा मेथड है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कन्वीनियंस आप बिल्डर के थ्रू ले सकते हो। अगर समझो कॉर्पोरेशन है, बिल्डर कन्वीनियंस देने के लिए तैयार है, जमीन मालक भी अवेलेबल है, सही करने के लिए तैयार है, तो आप बिल्डर के थ्रू कॉर्पोरेशन के साथ ले सकते हो। अब ये कॉर्पोरेशन के साथ हम कन्वीनियंस लेना चाहते हैं तो समय कितना लग सकता है इसके अंदर? इसमें समझो बिल्डर का कॉर्पोरेशन है, लगभग 3 से 6 महीना, 3 से 6 महीने के अंदर आपका कन्वीनियंस का प्रक्रिया क्लियर हो सकता है, 3 से 6 महीने के अंदर। और उसके बाद अगर समझो बिल्डर का कॉर्पोरेशन नहीं है, जमीन मालक का कॉर्पोरेशन नहीं है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? कि आपका जो प्रेडिसेसर या आपने खुद फ्लैट खरीदा है बिल्डर के साथ,
सो इट इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। सिविल कोर्ट में जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट में आप जा सकते हो, वहां पर एक दावा दाखिल कर सकते हो, और हो सकता है 4 से 5 साल के अंदर वहां पर एक ऑर्डर आएगा कि सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस होना चाहिए करके। कन्वेंस बिल्डर 3 महीने के अंदर देना चाहिए, 4 महीने के अंदर देना चाहिए, 6 महीने के अंदर देना चाहिए, इस प्रकार का एक ऑर्डर पास होगा, राइट। उसके बाद और कौन सा कोर्ट में जा सकते हैं? कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। आपने फ्लैट अपना खुद का रहने के लिए परचेज किया हुआ है कि आप कंज्यूमर कहलाते हो विद इन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो कंज्यूमर का डेफिनेशन है उसके अंदर आप कंज्यूमर कहलाते हो, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। आप मीन्स आपकी सोसाइटी, नॉट इंडिविजुअल पर्सन, आपका सोसाइटी जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाके कन्वेंस ले सकते हैं। अगर बिल्डर के थ्रू करना चाहते हैं, बिल्डर के थ्रू करना चाहते हैं कॉर्पोरेशन का कन्वेंस बोलते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्रोच द बिल्डर। आप बिल्डर को अप्रोच हो जाओगे कि हमारा सोसाइटी जो है बन चुकी है, आपने बना के दिया है या नॉन कॉर्पोरेशन में हमने बनाया हुआ है, तो आप हमारे नाम पे आपका जो जमीन का हक जो है उसको हस्तांतरण करो। इस प्रकार का एक ऑफिशियल लेटर जाएगा, एक सोसाइटी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जाएगा, और एक लेटर सबमिशन करने के बाद और समझो बिल्डर अग्री करता है तो कन्वेंस डीड बनाओ, जहां पर कौन सा जमीन हस्तांतरण हो रहा है, उसका सीटीएस नंबर क्या है, कौन जमीन मालक है, 7/12 में किसका नाम है, या प्रीवियस कन्वेंस डीड में किसका नाम था, उसके बेसिस के ऊपर, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम नहीं है तो आप उसके बेसिस के ऊपर एक कन्वेंस डीड बना सकते हो। होगा कि कौन सा जमीन ट्रांसफर हो रहा है, कितना एरिया हो रहा है, एंड उसको एक बार फाइनलाइजेशन हो गया, बिल्डर की तरफ से फाइनल करना पड़ेगा, सोसाइटी में भी आपको जनरल बॉडी में अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसके बाद लैंड ओनर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिशन करोगे कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स के पास, क्योंकि कोई भी जमीन हस्तांतरण हो रहा है तो उसके ऊपर कितना स्टैंप ड्यूटी लगता है यह तय करने का अधिकार जो है कलेक्टर ऑफ स्टैंप्स के पास है। वहां पर एक एप्लीकेशन जाएगा और हर एक जन का एग्रीमेंट भी चला जाएगा, हर एक फ्लैट परचेजर का एग्रीमेंट का कॉपी भी देना पड़ेगा, एंड इसके बेसिस के ऊपर कि कलेक्टर तय करेगा ये जमीन हस्तांतरण हो रहा है उसके ऊपर कितना स्टैंप ड्यूटी लगेगा। हर एक जन ने अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरा है, प्रोवाइडेड कन्वेंस डीड के ऊपर पर फ्लैट 100 रुपया स्टैंप ड्यूटी आएगा और 100 रुपया कन्वेंस डीड के ऊपर स्टैंप ड्यूटी आएगा, एंड प्रोवाइडेड हर एक जन ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, पर फ्लैट 100 रुपया, मैक्सिमम टू 30,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस। ये स्टैंप ड्यूटी भर के रजिस्ट्रेशन करके, एक बार स्टैंप ड्यूटी भरा, जमीन मालक की भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट रहेगा, सोसाइटी के पदाधिकारी भी जिसको ऑथोराइजेशन दिया हुआ है वो लोग भी प्रेजेंट रहेंगे, और बिल्डर भी प्रेजेंट रह के, या बिल्डर का जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो है प्रेजेंट रह के कन्वेंस डीड सिग्नेचर करके रजिस्टर कर सकते हो। ये लगभग 3 से 6 महीने का प्रक्रिया है, प्रोवाइडेड सबने अपना स्टैंप ड्यूटी भरा हुआ है तो 3 से 6 महीने के अंदर कर सकते हैं। अगर समझो लैंड ओनर तैयार नहीं है, बिल्डर तैयार नहीं है, तो क्या है हमारे पास, क्या ऑप्शंस है? हमारे पास ऑप्शंस मैंने आपको पहले बताया कि आप सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हो, सिटी सिविल के कोर्ट के थ्रू आप कन्वेंस ले सकते हो, वहां पर हो सकता है समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है 4 से 6 साल लगेगा। कंज्यूमर कोर्ट में भी जाओगे आप 4 से 6 साल लगेगा, बराबर। बट कायदे को देखते हुए, कायदे को मद्देनजर रखते हुए, जहां पर जिस कायदे के अंतर्गत आपका बिल्डिंगों का कामकाज किया हुआ है और बिल्डर ने फ्लैट सेल किया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने देखा कि बहुत सारा सोसाइटियों का कन्वेंस नहीं हुआ है, बहुत सारा सोसाइटियों का कन्वेंस नहीं हुआ है, तो इसके लिए कि एक फास्टेस्ट रेमेडी देना चाहिए। बिल्डिंग बहुत पुराने हो चुके हैं, किसी के नाम पे उनके पास कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार नहीं है जब तक कन्वेंस नहीं होता है। एग्जिस्टिंग कोड को देखोगे वहां पर प्रॉपर्टी का मैटर्स ही ज्यादा है, और कायदे को देखोगे जिस कायदे के अंतर्गत महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट के अंतर्गत उन्होंने बांधकाम किया है, कि वो कायदा ये कहता है कि जिस दिन आपका सोसाइटी बन गई उसका 4 महीने के बाद जमीन हस्तांतरण करना चाहिए। अब ये बात बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, बिल्डर को जानकारी था, बट क्यों वो आपको सामने से बताएगा, बराबर। तो उन्होंने बताया नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है, कन्वेंस हुआ नहीं, तो इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक फास्टेस्ट रेमेडी ला दिया, एग्जिस्टिंग रेमेडी, सिटी सिविल कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, उसको एडिशनल एक रेमेडी दिया, डीम्ड कन्वेंस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करके उनके थ्रू कन्वेंस ग्रांट करने का एक अलग प्रक्रिया 2010 से चालू हो गया, और उसके बाद बहुत सारा सोसाइटियों को कन्वेंस प्राप्त हुआ है, बहुत सारा सोसाइटियों ने कन्वेंस अपना प्राप्त कर लिया है। मैं ये बता रहा था कि अगर नॉन कॉर्पोरेशन है तो आप महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कर सकते हो।
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। तो भी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन या इसका टाइम लिमिट, कोर्ट में अगर जाओगे आप, सिटी सिविल कोर्ट में जाओगे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट कोऑपरेटिव ये अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाओगे तो वहाँ पर एक समय दिया है, टाइम लिमिट दिया है कि आपको 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास करना चाहिए। नॉन कॉपरेशन में अगर आप एप्लीकेशन करोगे विद इन 6 मंथ ऑर्डर पास करना चाहिए, इस प्रकार का एक प्रावधान है। तो फास्टेस्ट रेमेडी है डीम्ड कन्वेंस। तो इसमें एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, आपका फ्लैट परचेज अग्रीमेंट, बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान, लैंड रिकॉर्ड्स जैसे कि 7/12 गांव नमूना 6 प्रॉपर्टी कार्ड और सिटी सर्वे मैप, कहाँ पर आपका बिल्डिंग है। I mean, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुताबिक कि आपका ज़मीन अमुक ज़मीन के आपका बिल्डिंग अमुक ज़मीन के ऊपर स्थित है और उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव्ड है और आपके साथ अग्रीमेंट बनाया है और उसके बाद आपका सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस के ऊपर एक प्रोसीडिंग्स चलेगा 6 मंथ्स के लिए, और 6 मंथ प्रोसीडिंग्स होने के बाद एक ऑर्डर पास होगा, स्पीकिंग ऑर्डर, कि अमुक सोसाइटी को अमुक एरिया ज़मीन देना चाहिए। तो ये बिल्डिंग प्लान है, आपके साथ अग्रीमेंट बना है, सोसाइटी का जो सर्टिफिकेट है और जो एरिया, अब कोई कोई जगह पर एक प्लॉट के ऊपर 2 सोसाइटी होती है, 3 सोसाइटी होती है, तो उसका कन्वेंस कैसे होगा कि प्रोपोर्शनेट कन्वेंस होगा। एक आपको आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये कितना बांधकाम हुआ है, बेस्ड ऑन FSI कंज्यूम्ड इन ईच बिल्डिंग, कि हर एक बिल्डिंग में कितना FSI कंज्यूम हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेट कन्वेंस मिलेगा। तो एंड ये ऑर्डर पास होगा 6 महीने के अंदर। उसके बाद डीड ऑफ कन्वेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक आपको एक डीड ऑफ कन्वेंस बनाना ही है। डीड ऑफ कन्वेंस के बेसिस के ऊपर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, तो कन्वेंस डीड बनाना चाहिए। कन्वेंस डीड कौन साइन करेगा? अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन में जमीन मालक अवेलेबल नहीं है, या अगर समझो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बिल्डर अवेलेबल नहीं है, तो बिल्डर और लैंड ओनर के बिहाफ ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डीड ऑफ कन्वेंस साइन करेगा। और उसी प्रकार से एजुडिकेशन, उसके बाद एक बार उन्होंने साइन कर दिया, I mean नॉर्मली सिग्नेचर से पहले एजुडिकेशन होना चाहिए। सेकेंड स्टेज है एजुडिकेशन, थर्ड स्टेज है रजिस्ट्रेशन, फोर्थ स्टेज है नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड। तो ये पूरा प्रक्रिया अगर आप समझो नॉन कोऑपरेशन में जाते हो, समय कितना लग सकता है कि 1.5 से 2 साल, 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपना कन्वीनियंस पा सकते हो। एंड यस, 1.5 से 2 साल के अंदर पा सकते हो। इसके साथ में और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, GRSF के बारे में बताने वाले हैं। प्रोसेस गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन बहुत जरूरी है रीडेवलपमेंट में, और वो 79A क्या बोलता है, किस तरह से 79 है, तो इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा एडवोकेट नरेश पै सर को कि वो बताएं कि 79 किस तरह से इंपॉर्टेंट है। 79A हम लोग बहुत बार सुनते हैं, सोसाइटी में 79A फॉलो नहीं किया है, सोसाइटी ने फॉलो नहीं किया, ऐसा बहुत सारे कंप्लेंट्स वगैरह आता है। तो 79A क्या है? 79A महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को पावर्स है कि गाइडलाइंस वगैरह इशू करने का कोऑपरेटिव सोसाइटियों को। तो उसी प्रकार से कि जब नया नया रीडेवलपमेंट वगैरह चालू हुआ था 2008, 2002, 2003, तो उस समय पर कोई गाइडेड लॉ वगैरह नहीं था। तो पहला जो सर्कुलर आया 2008 में 3 जनवरी 2008 टू कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक गाइडलाइंस देने के लिए कि किस प्रकार से, वो भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे लोगों का कि हमारे बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो गया, वहां पर कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं किया, कि हमको पता नहीं चला कि किस प्रकार से बिल्डर को अपॉइंट किया, कौन PMC है। तो ऐसा बहुत सारा कंप्लेंट्स वगैरह जाते थे। 2008 में एक सर्कुलर आ गया और उसके बाद एक उसको सुपरसीड करते हुए 4 जुलाई 2019 को एक सर्कुलर आ गया। एंड उस सर्कुलर के मुताबिक अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी रीडेवलपमेंट करना चाहती है, एक गाइडलाइंस दिया है कि आप इस प्रकार से अपना रीडेवलपमेंट करो करके। अब रीडेवलपमेंट करना है तो 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, हमारा सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करना है। तो इस प्रकार का एक मुद्दे को लेकर के सोसाइटी का कमेटी को एक रिक्वेजिशन डाल सकती है। जब इवन नॉर्मली अगर कोई एक मुद्दे के ऊपर बात करना है, अदरवाइज 1/5 नंबर ऑफ मेंबर का रिक्वेजिशन के बेसिस के ऊपर जनरल बॉडी कंडक्ट कर सकती है।
अगर स्पेसिफिकली अगर आप रीडेवलपमेंट करना चाहते हो तो 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स का रिक्वेस्टेशन, उसके बाद 8 दिन के अंदर कमिटी को, सेक्रेटरी को एक मीटिंग बुलाना है। मीटिंग बुला के उसके अंदर एक डेट तय करना है कि हमारा नेक्स्ट जनरल बॉडी कब होगा, कि रीडेवलपमेंट करना है नहीं करना है, तो इसके बारे में एक चर्चा होगा। तो उस मीटिंग को 2 महीने के अंदर स्केड्यूल करना है, और 2 महीने के अंदर मीटिंग स्केड्यूल कर दिया, उसके बाद वहां पर कोरम चाहिए। कोई भी एक जनरल बॉडी आप कंडक्ट करना चाहते हो, वहां पर कोरम चाहिए। अब ये रीडेवलपमेंट को लेकर के है, तो यहां पर गाइडलाइंस दिया है कि 2/3 मेजोरिटी आना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी, दैट इज अगर समझो 100 मेंबर की सोसाइटी है, 66.66 होता है 2/3, तो 67 मेंबर्स हाजिर रहना चाहिए उस मीटिंग में, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि हमारा बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करना है नहीं करना है। इस बारे में चर्चा होगा, वो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होगी और स्पेसिफिक मुद्दे के ऊपर ही डिस्कशन होगा। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वहां पर अदर देन एजेंडा कोई फर्दर डिस्कशन नहीं होगा। 2 ही एजेंडा रहेंगे कि रीडेवलपमेंट के लिए हाँ या ना, एंड सेकंड है पीएमसी को अपॉइंट करने के लिए। तो इस बीच में जब आपका रीडेवलपमेंट का अगर समझो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का डेट तय होता है, उस दरमियान उस बीच में कमेटी को एटलीस्ट 3 पीएमसी का एटलीस्ट आपको कोटेशन लेना है। अगर उनको अगर समझो रीडेवलपमेंट के लिए आपका रेजोल्यूशन पास होता है, सब्सिक्वेंटली वहां पर आप पीएमसी को भी अपॉइंट करना चाहिए। जनरल बॉडी मीटिंग का, इस जनरल बॉडी मीटिंग का नोटिस पीरियड कितना रहेगा? नोटिस पीरियड इज 14 क्लियर डेज। यहां पर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जरूर है, 5 दिन का नोटिस नहीं होगा, 14 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। एंड उसके बाद वहां पर मीटिंग के अंदर जो लोग प्रेजेंट है उनका ही ओपिनियन या अगर जो भी उन्होंने बोला है वही कंसीडर करना चाहिए। इस प्रकार से सर्कुलर में प्रोविजन दिया हुआ है। कोई अगर समझो जनरल बॉडी मीटिंग में अटेंड नहीं होता है, बट एक लेटर लिखता है कि मेरा रीडेवलपमेंट के लिए हाँ है, तो उसको कंसीडर करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से इस सर्कुलर में क्लियरली गाइडलाइंस दिया हुआ है। एक बार अगर समझो आपका जनरल बॉडी में 67% मतलब 67 लोग हाजिर रहे और वहां पर रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितना जन का सहमति चाहिए, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसका 51%। अगर 100 मेंबर है, 2/3 मेजोरिटी 67 लोग आना चाहिए, और उसका जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 100 मेंबर, उसका 51% लोगों ने, मतलब 51 लोगों ने रेजोल्यूशन के लिए हाँ बोलना चाहिए। एक बार अगर समझो कि आपका रेजोल्यूशन पास होता है, रीडेवलपमेंट करना चाहिए, तो उसके बाद आपको वहां पर इमीडिएटली नेक्स्ट रेजोल्यूशन आपका रहेगा पीएमसी को अपॉइंट करने का, और पीएमसी को आप अपॉइंट कर सकते हो। उसका 30 दिन के बाद उनको आप उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह जो भी है बनाना है वो बना सकते हो। एक बार पीएमसी अपॉइंट हो गई, उसके बाद पीएमसी जो है वहां पर कि आपका बिल्डिंग का जो जमीन है तो वहां पर कितना बांधकाम हो सकता है और यहां पर क्या बेनिफिट होगा, इसका एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगा। एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने के बाद कि हमें यह पता चलेगा कि हम बिल्डर से क्या मांग सकते हैं, बिल्डर से क्या एडिशनल मांग सकते हैं, रीजनेबल पॉसिबल जो है, तो उसका एक मांग मतलब एक रिपोर्ट तैयार होगा। उससे हमें यह पता चलेगा क्या हम हमारे डिमांड बिल्डर से रख सकते हैं। एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस होगा। एंड टेंडरिंग प्रोसेस होने के बाद बिल्डर का अपॉइंटमेंट का नेक्स्ट स्टेज, समझो टेंडर, आपका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए जो है कमिटी मीटिंग होगा, और कमिटी मीटिंग के अंदर ही ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अप्रूवल होगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूवल करने के लिए हर एक मेंबर, समझो जहां पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गया, अपना सजेशंस देने के लिए हर एक मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है। वहां पर कोई जनरल बॉडी नहीं होगी, जनरल बॉडी का जरूरत नहीं है, बट एवरी मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट एंड गिव देयर ओपिनियन। एंड ये जो फिजिबिलिटी को अप्रूवल होगा, वहां पर आपका जो अपॉइंटेड पीएमसी है वो भी वहां पर प्रेजेंट रहेगा। एंड फिजिबिलिटी को एक बार आपने अप्रूव कर लिया, उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस, मिनिमम जब आप टेंडरिंग प्रोसेस करोगे, मिनिमम पांच बिल्डर का आपके पास टेंडर सबमिट होना चाहिए। अगर समझो 5 बिल्डर का टेंडर नहीं आया, एटलीस्ट 3 बिल्डर्स का टेंडर आना चाहिए। अगर समझो विद इन जो आप टेंडरिंग पीरियड रखते हो, मिनिमम 3 भी नहीं आया, यू कैन एक्सटेंड इट फॉर अनदर 7 days।
कि आपका टेंडर का जो टाइम जो है और एक 7 दिन के लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हो। अगर एक्सटेंशन करने के बावजूद भी कोई नहीं आया, उतना ही है, 3 टेंडर है, तो देन 3 में से आप किसी को एक बिल्डर को चुन सकते हो। तो ये बिल्डर को चुनने का जो प्रक्रिया है, तो उस टाइम पर भी आपका 14 डेज का जनरल बॉडी मीटिंग होगा। 14 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। अगेन आपको 2/3 मेजोरिटी का आपको कोरम होना चाहिए। एंड अगेन 51% का जो है रेजोल्यूशन पास करने के लिए 51% लोगों का सहमति चाहिए। अब यहाँ पर टेंडर सबमिट हो गया, जनरल बॉडी आपका स्केड्यूल हो गया जिस प्रकार से मैंने बताया। तो उस मीटिंग में डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑफिस में से भी एक रिप्रेजेंटेटिव, उनको भी आपको उनका प्रेजेंस में ये आपको जनरल बॉडी करना चाहिए। इस प्रकार से ये सर्कुलर में कहा गया है। एंड जिस दिन जनरल बॉडी होगा, हर एक मेंबर ही पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट नेम्ड इन शेयर सर्टिफिकेट एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोई अपना ओपिनियन या अगर हमारा कंसेंट लेटर के जरिए नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रोविजन दिया हुआ है। एंड ये जो बिल्डर को अपॉइंट करने का जो प्रक्रिया है, वो वीडियो शूटिंग के अंदर होना चाहिए, वीडियो शूटिंग के अंदर करना चाहिए। एंड वहां पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार का प्रेजेंस रहना चाहिए, 51% मेजोरिटी चाहिए। एक बार आपका बिल्डर का अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद आपका बनेगा कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा। फर्स्ट एक एमओयू बनेगा, एमओयू के बाद डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी भी बनेगी, उसके बाद परमानेंट ऑल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट भी बनेगा। उसके बारे में हमारे साथ एक और एडवोकेट है, तो वो आप पावर ऑफ अटर्नी, पीएए और डीए के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। एंड एक बार बिल्डर का अपॉइंटमेंट हो गया, नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट साइन करो एंड हैंड ओवर करो। सो ये गाइडलाइन प्रोसीजर है आज के दिन में, 4 जुलाई 2019 का। तो उसके मुताबिक अभी बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा कि ये जो सर्कुलर है ये कायदा है क्या, इसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है क्या। बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन होगा। देखिए, ऐसा जजमेंट पास हुआ है कि अगर समझो मेजॉरिटी अग्री करती है, बहुत सारा सोसाइटी फॉलो नहीं करती है, 99% फॉलो करते होंगे, बट कुछ सोसाइटियों ने ये गाइडलाइंस जो दिया है फॉलो नहीं किया है। एंड इसको लेकर के मैटर कोर्ट में भी गया था। वहां पर कोर्ट ने मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ने अग्री किया। इसके लिए थोड़ा बहुत अगर आपने ये सर्कुलर को फॉलो नहीं किया है तो भी किसी प्रकार का गुनाह नहीं हुआ, इस प्रकार का जजमेंट आया है। बट मेरा सुझाव है कि अगर समझो ये एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, ये सोसाइटी का मेंबर्स के हित में है, तो अगर आप भले आपके पास 2/3 मेजोरिटी होगा या 99% मेजोरिटी होगा, अगर ये इस प्रक्रिया को अगर फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है एंड ज्यादा से ज्यादा इसको अगर समझो अगर आप फॉलो करोगे तो 2 से 3 महीने का टाइमलाइन, आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। एंड इस सर्कुलर में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए। बहुत सारा सोसाइटियों में क्या है, दो ग्रुप रहते हैं, एक ग्रुप सोसाइटी का रीडेवलपमेंट के लिए और एक ग्रुप सोसाइटी का रीडेवलपमेंट किसी और के थ्रू, अपना अपना बिल्डर एजेंडा या जो कुछ भी रहता है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे तो यू हैव फॉलोड द गाइडलाइंस। एंड जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर रहे हो तो हर एक मेंबर को आप कॉन्फिडेंस में ले लो। वहां पर किसी भी प्रकार का अपना खुद का ईगो मेंटेन करके या ईगो को लेकर के चलने का कोई जरूरत नहीं है। हर एक मेंबर का हित में आप काम कर रहे हो, तो आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। तो इट शुड बी कि हर एक मीटिंग में अगर समझो कुछ सोसाइटियों का मेजर रिपेयर का भी काम देखा है मैंने, तो वहां पर कमिटी जो है किसी को सपोर्ट नहीं करती है। आप मेंबर चुनो, उनके साथ हम काम करेंगे। इट इज नॉट कमिटीज सपोर्टिंग समवन। सो इस प्रकार का आप रिडेवलपमेंट कीजिए एंड इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द मेंबर्स एज एंड ऑल्सो टू द सोसाइटी। या थैंक्स।